शब्दावली महोत्सव के 7वें संस्करण में आप सभी हजरात का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये वैली ऑफ वर्ड्स के 7वें संस्करण का पहला दिन है और आप सभी बैठे हैं शब्दावली हॉल में। शब्दावली हॉल में वाव बुक अवार्ड्स 2023 के लिए जो जितनी पुस्तकें नामांकित थी 597, उसमें से जो हिंदी की विजेता पुस्तकें हैं उन पर यहाँ पर चर्चा होगी। उसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र यहाँ पर आयोजित किया जाएगा जिसका नाम है लुकिंग बियॉन्ड चिपको, जिसमें पद्म भूषण श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ होंगे, हमारे बोर्ड मेंबर डोभाल सर हमारे साथ होंगे। लेकिन आज के इस सत्र के सबसे पहला है वाव बुक अवार्ड्स 2023 की हिंदी नॉन फिक्शन की श्रेणी में सुप्रसिद्ध लेखिका उषा किरण खान की पुस्तक दिनांक के बिना विजेता रही है। आज के हमारे पहले सत्र में इसी पुस्तक पर चर्चा होगी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सुशील उपाध्याय और चर्चाकार डॉक्टर सरिश्मा डांगी और श्री सोमेश्वर पांडे जी होंगे। मैं आप तीनों से गुजारिश करता हूं कि कृपया कर आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें और आप सभी से विनम्र गुजारिश की तालियों के साथ कृपया इस सत्र का आगाज़ कीजिएगा। साहित्य में सिर्फ लेखन ही ज़रूरी नहीं होता है। जब तक लिखे हुए साहित्य के लिए सहृदय श्रोता और पाठक नहीं मिलेंगे तब तक साहित्य के लिखे जाने का कोई मतलब नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सहृदय श्रोता दर्शक साबित होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दिनांक के बिना उषा किरण खान जी की आत्मकथा है। यह एक ऐसी जीवन यात्रा का दस्तावेज है जिसमें 1950 के दशक की शुरुआत में बिहार के एक स्कूल में एक नन्ही बालिका द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति को गमछा भेंट किया जाता है और 7 दशक बाद साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। इस पुस्तक में लेखिका अपने स्कूल कॉलेज में अध्ययन के दिनों से लेकर अध्यापन तक के अनुभव दर्ज करती हैं। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी दृढ़ता से अपनी राय रखती हैं। इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी लेखक और शिक्षाविद हैं। आपकी 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और वर्तमान में आप चमनलाल महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में सेवारत हैं और साथ ही वैली ऑफ वर्ड्स के कार्यक्रमों में पिछले कई वर्षों से सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। वैली ऑफ वर्ड्स परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत सर। इस सत्र की पहली चर्चाकर्ता सरिश्मा डांगी जी हैं। आप ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मेमोरी फॉरेंसिक और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मैम। दूसरे चर्चाकार के रूप में हमारे साथ अनुवादक और कवि श्री सोमेश्वर पांडे जी हैं। आपने हाल ही में 21 शीर्षक से कविता संग्रह लिखा है। वर्तमान में CSIR IIP देहरादून में आप वरिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं और साथ ही वैली ऑफ वर्ड्स के कार्यक्रमों में भी लगातार जुड़े रहे हैं। आप सभी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। अब ये मंच आपके हवाले। मैं गुजारिश करूंगा चर्चाकर्ताओं से कि वो कृपया करके इस सत्र का संचालन करें। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। नमस्कार। जरा सोच के देखिए, अपने जीवन के संस्मरण बिना तिथि के, बिना दिनांक के, कुछ अजीब लगता है। लेकिन जब दशकों के संस्मरण आपको पंक्तिबद्ध करने हो, शब्दबद्ध करने हो और जनता के साथ जोड़ने हो, तो निश्चित रूप से लेखक यही कहता है कि यह संस्मरण मैं दिनांक के बिना लिख रहा हूं। आप समझ रहे हैं कि आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है वैली ऑफ वर्ड्स, शब्दावली की लोकप्रिय पुस्तकों में से एक पुरस्कृत पुस्तक दिनांक के बिना, जिसकी लेखिका है श्रीमती उषा किरण खान। आज के सत्र में अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे साथी डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी। आपके बारे में सचिन जी बता ही चुके हैं। जब पुस्तक के बारे में बात आती है, मैं थोड़ी सी भूमिका बांधनी चाहूँगा। यह पुस्तक केवल लेखक के जीवन का संस्मरण नहीं है, यह लेखक के जीवन के साथ साथ चलने वाले तमाम लोगों,
तमाम घटनाओं को प्रतिबिंबित करती है, उनका सार है। मैं ये सार इसलिए कह रहा हूँ, जब आप पढ़ते हैं उस संस्मरण में कुछ घटनाएं जब आप पढ़ते हैं, आपका मन होता है कि ये घटना शायद आगे बढ़े, इस घटना का विवरण आए, लेकिन लेखक आपको तुरंत अगली घटना पे ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो जीवन से संबंधित अगली घटनाएं उससे जोड़ते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उस समय के जो हमारे सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवेश है, उसका कोई भी अंश वो अछूता नहीं छोड़ते हैं। मैं आग्रह करता हूं अध्यक्ष जी से कि थोड़ा सा वो इस पुस्तक के बारे में प्रकाश डालें। धन्यवाद पांडे जी। असल में इस बातचीत को दो तरफा किया जाना है, एक तरफा नहीं। और मेरी चिंता ये है कि जिन स्टूडेंट्स को लाया गया है वो थोड़ा सच का साथ देंगे कि कौन स्थान पूर्ति के लिए आए हैं और किन की रुचि वास्तव में साहित्य में है। और अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा आज इस किताब के साथ और इसकी रचनाकार के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। आज उषा किरण खान जी को यहाँ मौजूद रहना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। वो नए बरस में 80 साल की हो जाएंगी, तो इसलिए उनकी गैर मौजूदगी को हम लोग भरने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, लेकिन भर नहीं सकते, पक्की बात है। मंच के सामने मेरी प्रोफेसर और उत्तराखंड की पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक, भाषा की पूर्व निदेशक, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की पूर्व कुलसचिव, संस्कृत अकादमी की पूर्व सचिव, और जो मैंने बताया कि मेरी गुरुजी प्रोफेसर सविता मोहन जी बैठी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। IIP के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रंजन रे साहब बैठे हैं। वो इतने विनम्र व्यक्ति हैं कि उनसे निवेदन किया कि सर आगे प्लीज़ सोफे पे आ जाइए, उससे हमारी ग्रेस बढ़ेगी, हम तो वैसे ही भयाक्रांत हैं, इतने सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रोफेसर सुमंगल जी बैठे हैं जो SERR PG कॉलेज में प्रोफेसर हैं हिंदी के, और ग्राम्य विकास विभाग के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर शुक्ल जी यहाँ मौजूद हैं। आप तीनों लोगों से प्रार्थना है, क्योंकि अग्रिम पंक्तियाँ अगर खाली हों तो पिछली पंक्तियों को थामे रखना बहुत मुश्किल होता है। जी शुक्ला जी और आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिशासी डॉक्टर अनिल जी, ये सारे आज सारे के सारे उदार विनम्र लोग हमारे हिस्से में आए हैं, इसलिए अगली पंक्तियाँ खाली हैं। और अनिल जी आप भी आगे आ जाइए। बातचीत क्योंकि एक अनौपचारिक माहौल में ही बातचीत होनी है। आकाशवाणी से ही कल्पना जी हैं, इधर मैम की शिष्या भारती मिश्र हैं, पीछे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। ये एक सामान्य औपचारिक सी बातचीत हमने की। और मैं जब शरिश्मा जी का परिचय बताया जा रहा था, थोड़ा सा डर गया कि हाँ कि प्रौद्योगिकी एक व्यक्ति को, क्योंकि जब आपके ट्रैक या ट्रेंड से अलग कोई व्यक्ति आपके विषय पर बात करता है तो तय बात है कि वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग को तोड़ता है, आपके फ्रेम से बाहर जाके वो बात करता है। हम लोगों की और सोमेश्वर भाई की ट्रेनिंग ये है कि हम फ्रेम वाले हैं, तो फ्रेम में तो ट्रेनिंग बातचीत हो जाती है, लेकिन फ्रेम से बाहर जब रेस आप मौजूद हों या शुक्ल जी हों तो फिर थोड़ा सा मुश्किल बात है। इस किताब के परिचय में सचिन चौहान ने बहुत ही खूबसूरत बातें बताई। वाओ के क्यूरेटर डॉक्टर संजीव सर भी आ गए हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और जैसे हमने बताया कि प्रोफेसर सविता मोहन जी ने, डॉक्टर रंजन रे ने अग्रिम पंक्ति से मोर्चा थामा हुआ और संजीव सर ने पिछली पंक्ति से मोर्चा थामने का फैसला किया है। तय बात है कि बिना चर्चा किए हम तीनों लोग नहीं आज मंच छोड़ेंगे, घंटा भर ये चर्चा उस रूप में हो। जैसे संजीव चौहान ने किताब के बारे में बताया, सचिन चौहान ने, और किताब का जो शीर्षक है दिनांक के बिना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और परिचय में बताया गया कि ये नॉन फिक्शन कैटेगरी की किताब है, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं तो वो कथात्मकता लगातार मौजूद रहती है, और वो किसी कहानी को या किसी कथा के जितने तत्व होते हैं वो सारे के सारे तत्व इस किताब में मौजूद हैं। चूँकि जो कमेंट्स हैं या किताब पे चर्चा है वो क्रमिक रूप से जारी रहेगी, मुझे इस किताब की जो भाषा है वो कई तरह से बहुत ही खूबसूरत लगती है। और जो
जिस भी व्यक्ति का वास्ता या रिश्ता हिंदी के साथ है तो आमतौर से बहुत सारे कठिन शब्द भी सामान्य कार्य व्यवहार में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इस किताब में कई सारे देशज शब्द और मैथिली के कई सारे शब्दों का सहज प्रयोग दिखाई देता है और तब उसको पढ़ते हुए लगता है कि अरे ये शब्द तो कितने दिनों बाद पढ़ा। जैसे विवाह के बाद जब दुल्हन घर दूसरी बार आई तो आमतौर से गौना कह के बात करते हैं कि गौने में आई है, लेकिन यहाँ वो कहती हैं कि द्विरागमन हुआ है, द्विरागमन हुआ है। और छोटे बच्चे को गोद में लेने के लिए हालांकि ऐसा नहीं कि शब्द पहले प्रयोग नहीं हुए, पहले भी प्रयोग हुए हैं, लेकिन वो कहती हैं कि बुआ लक्ष्मी ने उसको अखबार में भर लिया। तो इस तरह के एक नहीं ऐसे सैकड़ों शब्द इसमें मिलेंगे और गांधी जी का संदर्भ बार बार चूंकि आ रहा है किताब में, तो गांधी जी के लिए वो उपदेश देने की बजाय या मार्गदर्शन करने की बजाय कहती हैं कि उन्होंने सिखावनी दी। गांधी जी ने जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उनको सिखावनी दी। तो ये जो शब्द हैं ये और चूँकि उषा किरण खान जी की जो पृष्ठभूमि है वो एक गांधीवादी परिवार में पैदा हुई, उसी परिवार के साथ पली बढ़ी, उनकी परवरिश जो उनके जीवन का शुरुआती हिस्सा है वो परवरिश वैसी सामान्य नहीं है कि किसी घर में बच्चा पैदा हुआ है और माँ बाप के साथ पल बढ़ रहा है, फिर उसकी कुछ आशाएं आकांक्षाएं हैं, बल्कि वो आशाएं और आकांक्षाएं पूरे समाज के साथ, देश के साथ और उस वक्त की परिस्थितियों के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो एक आश्रम नुमा माहौल में या उस तरह की परिवार और परिस्थितियों में रह रही हैं। और भाषाओं के संदर्भ में आप उनका बायोडा देखेंगे, पीछे जो सामान्य बायोडा लिखा हुआ है तो उसमें उनके बारे में लिखा गया है कि वे संस्कृत की, पाली की जो बुद्धकालीन भाषा है, भगवान बुद्ध के उपदेश की भाषा है, अंग्रेजी और हिंदी की वैसी ही अध्येता है जैसे कि उनका जो मूल विषय है। मूल विषय उनका प्राचीन इतिहास और उससे जुड़ी हुई पद्धतियाँ हैं, तो भाषाओं में उतनी गहरी पकड़ है। अब जब ये चीज़ें आती हैं तो मैं भाषा के संदर्भ में कह रहा हूँ कि जैसे वो संस्कृत का शब्द वो लिखती हैं इसमें एक जगह पर, इस प्रकार एक पुरुष ही था जिसने, आगे जो शब्द आया है उसमें लगता है कि जीभ को थाम के रखना पड़ता है, नहीं तो आप उसको कुछ भी पढ़ सकते हैं, ध्वनियों को आगे पीछे पढ़ने का खतरा है। और इस शब्द को देखते हुए मुझे लगा कि वास्तव में कितने दिनों से ये शब्द जीभ पे नहीं आया और इसको मुझे संधि विच्छेद करके पढ़ना पड़ा। आ की ध्वनि को पहले पढ़ा और सूर्य फिर अलग से पढ़ा और मपश्या अलग से पढ़ा, असूर्य मपश्या, ऐसा कठिन शब्द उस संदर्भ में। कठिन का मतलब कि जो भाषा का उनका प्रवाह है, जो रवानी है, वो कितने अलग तरह के शब्दों को लेके आती हैं और इसके साथ साथ ही लेकिन समानांतर रूप से अगले पैराग्राफ में इस्तेमाल करती हैं कि आगे चलकर इनके हट्टे कट्टे बैल को कोचिला खिलाकर मार दिया गया। तो अगर मतलब देशज भाषा के साथ साथ वो भाषा का जो परिष्कार है वो कितनी ऊंचाई पे वो एक शब्द के साथ, और फिर अचानक आप उस देशज चीज को पकड़ लेते हैं। तो एक शुरुआती जो संदर्भ जो आया तो मैं इस तरह से मैं कॉलेज या हॉस्टल के दिनों की बात करती हैं, तो जो आज हम कह रहे हैं नेक्स्ट जेन लैंग्वेज आ रही है, वो यथास्वरूप आज के चलन के शब्दों को लेके चल रही है, वो उनको भी लेके चल रही है, उनको भी लेके चल रही। संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, मैथिली शब्द हैं, वहाँ वो आज के शब्दों को भी यथास्वरूप लेके चल रही है, अंग्रेजी के शब्दों को भी जो बोलचाल में आ रहे हैं उनको लेके चल रही है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, चूंकि हम यहाँ देहरादून में बैठे हैं, उत्तराखंड की राजधानी में, तो अक्सर राजधानियों में बैठे लोग बेचैन हो जाते हैं, अपनी जड़ों को साथ लेके चलते हैं हमेशा ना, कि उनकी जड़ें कहीं छूट ना जाएं, जबकि जड़ें तो पीछे छूटी हुई हैं। तो बार बार वो बताते हैं कि नहीं मैं तो मतलब जैसे हम देहरादून में रहते हैं तो मैं देहरादून का नहीं हूँ, मैं रहता भले ही यहाँ का हूँ, लेकिन मेरी जड़ें तो कहीं और हैं। तो उस संदर्भ में तो नहीं, लेकिन आप पूरी किताब में देखेंगे तो एक बार भी लगता है कि जैसे वो अपनी जड़ों से अलग नहीं जाती और जड़ों से। अब हालांकि मेरा जो अभ्यास है वो मॉडरेटर के रूप में मेरा अभ्यास है, तो अध्यक्ष की गरिमा मुझे नहीं पता कि क्या होती है। तो मेरे मन में जो अभी तक जितना वैल्यू ऑफ वर्ड्स के पिछले 7 संस्करणों में मेरा अभ्यास गुरुजी केवल मॉडरेटर का रहा कि सवाल पूछने आपको।
अब इन्होंने आज पता नहीं क्या ये, मुझे लगा कि अध्यक्ष जी तो अध्यक्षता है तो सोमेश्वर जी करेंगे या टांगी मैडम करेंगी, तो अध्यक्ष को प्रश्न पूछने का सामान्य तौर पर अधिकार नहीं होता। लेकिन मेरी जिज्ञासा इसलिए है, आपकी पृष्ठभूमि को, जो आपकी अकादमिक पृष्ठभूमि है, शैक्षिक पृष्ठभूमि है, उसको लेके ये है कि जब आपने इस किताब को पढ़ा तो आपने इस किताब को खुद के लिए कैसे महसूस किया? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए। और पहले मैं आपके सवाल का उत्तर देने से पहले मैं ये पढ़ना चाहती हूँ 2 छंद जो इन्होंने, जो लाइन आपने बोली असूर्यम पश्या, मैंने भी बहुत देर तक विचार किया उस शब्द के ऊपर कि कहना क्या चाह रहे हैं। और ये बात है हमारी स्वतंत्रता के दौरान की, मैं पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। गांधी जी की एक सबसे बड़ी सिखावनी थी कि स्त्रियाँ पर्दे से बाहर आएँ, और आज हम पर्दे से बाहर हैं। वे शिक्षित हों, आत्मनिर्भर हों, बाल विवाह रुके, विधवा विवाह का प्रचलन शुरू किया जाए। रामनंदन मिश्र यहीं पतौर रघुनाथपुर के ज़मींदार थे। वे पहले ही गांधी के पद चिन्हों पर चलने लगे थे। स्वदेशी आंदोलन के तहत वे चरखा काटते, खादी पहनते। अब पर्दा तोड़ने की पहल थी। पर्दा तोड़ने के क्रम में उन्होंने अपनी पत्नी को डेवड़ी से बाहर निकाला। दोनों साथ कांग्रेस की मीटिंग में गए। लौटकर आए तो पिता ने आड़े हाथों लिया। जो ये बातें कह देती हैं कि पिता ने आड़े हाथों लिया, बहन ने आड़े हाथों लिया, माँ बाप का आड़े हाथों लेना आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। जो पुत्र या पुत्री अपनी मर्जी से कुछ करने लगते हैं। और ये एक वो भाव है जो हर कोई समझ सकता है। मेरे ख्याल आप सब भी समझ सकते हैं। आड़े हाथों लेना। कहा कि तुम्हें जो करना है करो, कर ही रहे हो। जनेऊ तोड़ दिया, शिखा काट ली, जिस तिसके हाथ का खा पी कर धर्म भ्रष्ट कर लिया। परंतु कुल वधू के पैर घर से निकले तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पिता कह रहे हैं अपने पुत्र से, अपने पुत्र वधू के बारे में। रामनंदन मिश्र ने पिता को उत्तर तो नहीं दिया, पर अपनी धर्म पत्नी राजकिशोरी देवी, जो स्वयं गया के मझवे डेवड़ी के जमींदार की बेटी थी, उनसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ सहधर्मिनी बनकर चलेंगी? सहधर्मिनी। उन्होंने धर्म पत्नी और सहधर्मिनी का फर्क उन्हें समझाया। और मैं आपको भी बोलूँगी कि आप इस पर थोड़ा विचार करें, धर्म पत्नी कौन है और सहधर्मिनी कौन है। राजकिशोरी देवी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर संस्कार का ज्ञान था जो सभी भारतीय स्त्रियों में होता है। ये लाइन जब मैंने पढ़ी तो मुझे काफ़ी गर्व महसूस हुआ कि मैं भारत देश में पैदा हुई हूँ, एक स्वतंत्र देश में पैदा हुई हूँ, और मुझे ये हक है कि जो मैं चाहती हूँ, जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, और बहुत बुलंद आवाज़ में आगे बढ़कर आप लोगों का नाम रोशन कर सकती हूँ, अपना नाम रोशन कर सकती हूँ, और उसके लिए धन्यवाद इन सबको कहने की ज़रूरत है। सो वे कहते हैं उन्होंने धर्म पत्नी और सहधर्मिनी का फ़र्क उन्हें समझाया। राजकिशोरी देवी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर संस्कार का ज्ञान था जो सभी भारतीय स्त्रियों में होता है। उन्होंने आंदोलन के कंठ का किरण मार्ग पर पति के साथ चलना स्वीकार किया। इस प्रकार एक पुरुष ही था जिसने असूरम पश्या, हवेली के ऊंचे परकोटे में बंद रहने वाली स्त्री को सूर्य की पहली किरण दिखाई। दृढ़ निश्चय कर वे घर से निकल चले। जब ये पूरी कहानी बताई गई और जैसे लिखी गई, उसमें अंत में ये एक ही लाइन थी जो जिसका शब्द आपने पकड़ा, जो मैं पकड़ के बार बार पढ़ती गई। इस प्रकार एक पुरुष ही था जिसने असूरम पश्या, हवेली के ऊंचे परकोटे में बंद रहने वाली स्त्री को सूर्य की पहली किरण दिखाई। बेसिकली सरिश्मा जी ने और सोमेश्वर भाई ने, हम लोगों ने तय किया था कि कॉमन पॉइंट्स पकड़ लेंगे, इससे ना पढ़े बिना भी किताब का काम चल जाएगा ना। ठीक है। तो इसलिए हमने, चूंकि सोमेश्वर जी ने तो देखिए किस तरह से नोट्स बनाए हैं। एक अच्छा जागरूक विद्यार्थी जो होता है वो अच्छे नोट्स बनाता है, और कम पढ़ने वाला फिर धीरे से उसके नोट्स मांग लेता है। तो उसमें हमने देख लिए चुपके से। और इससे पहले कि ये कुछ बोलना शुरू करें तो हम और सरिश्मा जी ने तय किया कि माइक हम थाम के रखें, क्योंकि इन्होंने तो पढ़ाई बहुत की हुई है, बात बनेगी नहीं। सरिश्मा जी की एक बात से मेरी असहमति है, उससे हमेशा रहती है उन चीज़ों से ना। वो एक ऐसा वाक्य है जो या तो हमें बचपन से बताया जाता है कि मुझे इस जगह पर जन्म लेने में गर्व है या गौरव फील होता है। मेरा मानना है कि आप कहीं भी जन्म ले लें, आपको उतना ही गौरव फील होना चाहिए, चाहे आप बुरुंडी में पैदा हो जाएं और चाहे आप वर्जीनिया में पैदा हो जाएं, आपका गर्व का भाव समान होना। ये बेसिकली ये तो अगर वो उषा किरण खान वहाँ पैदा ना हुई होती और वो जौनसार में पैदा हो जाती, मेरा दावा ये है कि अपनी मिट्टी, माटी और माहौल को लेके तब भी उनका जुड़ाव वैसा ही रहता जैसा कि मैथिली को लेके है। इसमें मुझे जो एक किताब में जो एक चीज़ परेशान करती है, जैसे जब आप पढ़ती जा रही थी तो मैंने इसमें एक जगह लिखा है, शुरू में ही कमेंट किया कि शुरुआती चैप्टर्स में
रिश्तों की जो गुंजन है या उलझन है वो बेसिकली वो हिस्टोरियन भी हैं, तो इसलिए वो लिखती चली जाती हैं। अगर आप पहला पृष्ठ पढ़ते हैं, मैं खत्म करता हूँ उसको, कि फलां का बेटा फलां, फलां की बहू फलां, फलां की वो, तो मैंने इस पे लिखा कि बेहतर तो ये होता कि अगर रिश्तों का एक चार्ट बना देती, ठीक है, कि भाई ऊपर ये पिताजी थे, ये इनके पुत्र थे, इनके परपौत्र थे, ये परपौत्र की बहन थी और ये इन बहन के भतीजे थे, तो कई सारे पृष्ठ पढ़ने के बाद आपको फिर लौट के आना पड़ता है कि आखिर जगदीश जी के दादाजी कौन थे, और फिर जो लक्ष्मी बुआ है उनका रिश्ता द्वारिका प्रसाद से क्या था। तो वो मुझे थोड़ी सी उलझन उससे पैदा हुई जी। अब हाँ देखिए मैंने बना ही रखा है अपनी किताब में। मैंने मार्क किया है कि प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी कौन सी थी। हाँ नहीं, इसका श्रेय देखिए शुक्ला जी, हालांकि मैं नहीं चाहता था कि सार्वजनिक मंच पर ऐसी बात की जाए, लेकिन हमारी भाभी जी भी बैठी हैं, हैंड राइटिंग से साफ पता लगता है कि उनका बनाया हुआ है। सामने मिसेज पांडे भी बैठी हैं, तो ये देखिए उन्होंने खुद लिखा है इस पे कि ये पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। तो आप ऐसी बातें मत कीजिए, पकड़े गए आप यहाँ सारा श्रेय आपको मिल जाए। अब आप अपनी बात कहिए। धन्यवाद। क्योंकि श्रेय सारा ले रहे थे तो अर्धांगिनी वहां बैठी थी। नहीं, इन्होंने अच्छा किया इस चीज का जिक्र कर दिया। सर्वप्रथम मैं बच्चों से संबोधित होना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा देखने में आया है कि ऑथर ने अपनी पुस्तक जवान होती पीढ़ी को समर्पित की है। तालियां लेखक के लिए। अक्सर हम लोग अपने माता पिता को, समाज को, गुरु को समर्पित करते हैं, उन्होंने ये पुस्तक जवान होती पीढ़ी को समर्पित की है। बहुत सारे संदेश हैं आप लोगों के लिए। और जैसा सुशील जी बता रहे थे, सुषमा जी ने बड़े अच्छे से बताया, जब बात आती है यही जो तालाब की एक पोटी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो पहला अध्याय है, तो उसमें जब बात चलती है इसके यहाँ ये पैदा हुआ, इसके यहाँ ये पैदा हुआ, मैंने भी उस पन्ने को 3-4 बार पढ़ा। मैं भी वो समझने में मुझे मतलब थोड़ा सा वक्त लगा कि जगदीश जी के पिताजी कौन थे। ठीक है, तो फिर मुझे आसान लगा कि ठीक है, इसको मार्क कर ही लिया जाए, इसको संभाल ही लिया जाए। और जो जैसा सुशील जी ने कहा, वो ऑलरेडी सुषमा जी पढ़ चुकी हैं, हम सब जानते हैं। कोई भी कार्य जो है सिंगल हैंडेडली, जिसको हम बोलते हैं, एकल व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस तरह एक पुरुष ने जिस तक सूर्य नहीं पहुंचता था उस औरत को बाहर लाया, धर्मपत्नी बनाकर नहीं, संगिनी बनाकर, साथ चलने वाली बनाकर। ओपिनियन जिनका मैटर करता है, वो कई साक्षात्कारों में कह भी चुकी हैं। जब साक्षात्कार वाले, जैसे सुशील जी ने कटाक्ष किया है, या मैं व्यंग्य कहूँगा इसको, सकारात्मक व्यंग्य है, तो कई साक्षात्कारकर्ताओं ने जब उनसे पूछा भी कि आप खान साहब से कैसे मिले या उसके बारे में बताइए, वो सीधा कह चुकी हैं कि हम कभी हम साथी बन के, संगी बन के ज़्यादा रहे हैं, पति पत्नी कम। तो जब आप ये पुस्तक पढ़ते हैं, एक बड़ा अच्छा ये जो व्यवहार और ये जो एक संदेश मिलता है, निश्चित रूप से जब इस पुस्तक के बारे में चर्चा होती है, जब आप अपने घर में भी करेंगे, आपके जो जीवन साथी हैं वो भी आपका सहयोग करने लगेंगे। आप उनको श्रेय दे सकते हैं जी। इसमें जो स्त्री पात्र आए हैं, वो स्त्री पात्र उस तरह से आवेगी नहीं हैं जिस तरह से जो समकालीन कई सारी कहानियों में बहुत आवेगी स्त्री पात्र दिखाई देते हैं, और वो उस आवेग का अनुवाद इस तरह से करते हैं कि ये आवेग स्त्री का जो शोषण हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या धार्मिक संदर्भों में जिस तरह से शोषण की कहानियाँ स्त्री के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसका जो प्रतिरोध है तो वो आवेग के साथ ही हो सकता है। तो जब उषा जी लिखती हैं, जिन भी स्त्रियों का संस्मरण इसमें है, तो वो कहीं पर भी उस आवेग के साथ नहीं आती। तो एक स्त्री की तरह आप इन पात्रों को किस तरह से देखती हैं, स्त्री के रूप में इन पात्रों को किस तरह से देखती हैं? मेरे लिए जब मैंने ये किताब पढ़ी तो बहुत ही गहराइयों में जाके बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया। जबकि मैं वहाँ नहीं थी, मैंने वो चीज़ें नहीं महसूस की। और जैसे आप बात कर रहे थे शुरू में कि बहुत सारे परिवारों के लोग थे और ऐसा था और वैसा था, मेरे ख्याल वो सब चीज़ें इसलिए बताई गई थी एक पृष्ठभूमि बनाने के लिए कि वो समय का दौर कैसा था, उस समय में चलने वाली हवाएं किस रुख की ओर थी और क्या क्या संकट थे। आज भी हमारी समाज में बहुत सारे संकट हैं, पर उस समय तो बहुत ही जटिल और बहुत ही दृढ़ तरीके के वो थे।
और उस समय के अंदर जब एक नारी के साथ खड़ी होती है, एक नारी को हाथ लगा देती है कि आप खड़े हैं और मैं यहाँ खड़ी हूँ, वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। और वो मुझे, मेरे लिए मतलब एक निजी रूप के ऊपर उसने मुझे बहुत ताकत दी आगे बढ़ने की, कदम दर कदम चीज़ें बढ़ावे की तरफ रखने की। और दूसरा, मैं अपना पहले पॉइंट नहीं ख़त्म कर पाई थी, तो अब मैं करना चाहूँगी कि जो वो एक लाइन थी जो उन्होंने लिखी है कि वो एक पुरुष ही था जो आगे लेके गया। मैंने कई बार पढ़ी और अंदर ही अंदर बहुत आभार व्यक्त किया कि हमारे पास बिना पुरुष के, बिना उस समाज के हिस्से के हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम उड़ नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को पकड़ें और उसे वो अहमियत दें और समझें कि कौन किस जीवन काल से आ रहा है, किस समाज की भूमि से आ रहा है और कौन कहाँ जाना चाहता है, और हम किस प्रकार उसके अंदर अपना योगदान दे सकते हैं एक तरीके से। और मैं आपको जो सरिश्मा जी जो बात कह रही हैं, मैं कुछ हद तक सहमत हूँ और कुछ हद तक सहमत नहीं भी हो पाता। असल में उषा किरण जी कई जगह अपनी सीमाओं का उल्लेख खुद भी करती हैं। वे इसी में एक चैप्टर में वो उनकी कहानी विद्यानिवास मिश्र जी को बहुत ही पसंद आई थी। ये मेरी यात्राएं जो उनका एक शीर्षक है, उसमें वो बताती हैं कि धर्मयुग में छपी मेरी एक कहानी दूब धान पढ़कर पंडित विद्यानिवास मिश्र इतने द्रवित हुए कि उन्होंने शेफाली झर रही है नामक समीक्षानुमा रिपोर्ट आज लिख दिया। अब आगे वो जो लिखती हैं वो पंक्ति महत्वपूर्ण है। वो लिखती हैं कि लोक धर्मी विद्वान को मेरी कहानियाँ रास आती हैं। लोक धर्मी विद्वान को मेरी कहानियाँ रास आती हैं। तो उनका जो धर्म है वो लोक धर्म है, और लोक धर्म में वो स्त्री चाहे कितनी ही स्वतंत्र चेता हो, लेकिन लोक धर्म में वो स्त्री पुरुष को उस तरह से नहीं लतिया सकती जैसा कि कोई बहुत ही अग्रगामी, बहुत आवेगी स्त्री पुरुष को अपने दुश्मन की तरह या प्रतिगामी शक्ति की तरह प्रस्तुत करते हुए उस पर हमलावर होती है। और इन सारी खूबियों के बीच भी पांडे जी, कई बार मुझे कई बार ऐसा लगता है, हालांकि अगर आज उषा किरण खान जी से यहाँ मिलने का अवसर मिला होता तो बहुत सारी चीज़ों को वो स्पष्ट कर पाती, क्योंकि हमारे उत्तर अनुमान पर केंद्रित हैं। हमारे उत्तर तो एक अनुमान से है कि ऐसा उन्होंने सोचा होगा, ऐसा उन्होंने किया होगा, लेकिन कई जगह पर विवरण बहुत सपाट हो गए हैं। जैसे कोई रोज नामचा लिखता है वैसे सपाट विवरण है। जैसे इसमें आगे मैं एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। शिविरों के कारण मुझसे परिचय प्रगाढ़ हुआ विद्यानिवास मिश्र जी का। पंडित जी एक और कारण से मुझसे प्रसन्न हुए कि मैं हिंदी में लगातार लिखती रही, परंतु अपनी मातृभाषा मैथिली नहीं छोड़ी। लगातार मैथिली कहानी, नाटक और उपन्यास भी लिखती रही हूँ। यह बात उन्होंने विश्व भोजपुरी सम्मेलन के सेतु न्यास में कही। मेरा उदाहरण दे कई लेखकों को प्रेरित करते रहे। इसी में फिर आगे है, मैं और मालिनी अवस्थी एक ही कमरे में थीं। बाजू वाले कमरे में एक रिटायर्ड IFS ऑफिसर जो फिल्म निर्माण निगम की चेयरपर्सन थी वह रह गई थी। वह थी मालती टाम्बे वैद्य। वहीं साथ में थे किशोर कवि मोहित बाबू उर्फ यतीन्द्र मिश्र। उसी में स्वयं सचिव श्री सतीश त्रिपाठी थे। सपत्नीक पूर्व विदेश मंत्री भीष्म नारायण सिंह भी थे। बाकी लोग नगर के अन्य होटलों में ठहरे हुए थे। ये बड़ा लंबा विवरण है, तो बस विवरण देते हुए जाती हैं। जबकि इन विवरणों में कई बार जैसे वो कहती हैं कि वो सपत्नीक ठहरे हुए थे, तो वहाँ पत्नी उनका हिस्सा थी, उनकी सहगामिनी थी या उनकी असिस्टेंट थी। वो इस तरह की चीज़ों को जो उनसे उम्मीद की जाती है, क्योंकि जितनी सारी कृतियाँ, जितनी सारी रचनाएं उनकी आई हैं, जिस तरह से संदर्भों को उन्होंने व्याख्या की हैं, तो अचानक पता नहीं यहाँ व्याख्या नहीं करती और बहुत सपाट सा विवरण देते हुए आगे बढ़ती जाती है। जी पांडे जी, आपका कहना सही है। जैसे शुरू में हम देखते हैं कि बहुत सारे कथानक, बहुत सारी घटनाओं को वो लेके चलती हैं और हम उन कथानकों की पूर्णता ढूंढते हैं, उन कथाओं की। जैसा आपने कहा था कि ये बहुत अच्छी कथाएं हैं इसमें अलग अलग, लेकिन अंत में जाते जाते डायरी जैसी लगने लगती है। जैसे कोई डायरी लिखता है अपनी, वो डायरी जैसी लगने लगती है। ये शायद लेखक के मन का, जैसा आपने कहा कि वो यहाँ होती, हमें उनका आशीष मिल पाता और वो बेहतर बता पाती। लेखक का अपना मन होता है, अपनी सीमाएं होती हैं, अपना सोच होती है, लेकिन कुछ चीज़ों का उन्होंने बड़े धड़ल्ले से जिक्र किया है। समाज में मुझे बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए
कि हम जिसको कहते हैं समाज में जो विरोधाभास है, हम जो दोहरे चरित्र के समाज में जीते हैं, उसको उन्होंने कई बार उकारा है। शुरू में ही उकार दिया जब उन्होंने गांधी जी की बात की। जब वो गांधी जी की पहरेदारी में नियुक्त होती हैं, एक तो वो गांधी जी की उनके प्रति चिंता के बारे में बताती हैं कि किस प्रकार गांधी जी उनसे उनकी चिंता करते हैं, और वो कहते हैं कि आप खाया पिया करो, बहुत दुबली पतली हो, आप बाघ से मेरी रक्षा क्या करोगी। दोनों जनी उनको हंसी ठिठोली में कहते हैं कि कुछ खाया पिया करो, इतनी दुबली दुबली हो आप दोनों, आप पहरेदारी कर रहे हो मेरी, आपको रक्षा की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ वो इन सब चीज़ों को जब देखती हैं, जब वो खाने का किस्सा आता है, जब गांधी जी कहते हैं कि आपने खाना खाया, तो पूछते हैं कि क्या खाया, तो वो दाल का नाम लेती हैं, और गांधी जी बोलते हैं केवल दाल, या जो गांधी जी के लिए व्यंजन परोसे जाते थे आश्रम में वो सब उनके लिए नहीं थे। तो इनको बड़ा तगड़ा झटका लगता है, और वहाँ ये कहती हैं, यही सच बोलने की जो शपथ है और उसका जो विरोधाभास है, इनको वहाँ उस आश्रम में उस दिन नज़र आता है। हालांकि वो सकारात्मक दृष्टि से उसको दिखाया गया है, लेकिन वो कहती हैं कि गांधी जी तो सीख देते हैं सत्य बोलो। अब जब गांधी जी पूछते हैं तो जो उनके वरिष्ठ जन हैं उनको कहते हैं अगली बार गांधी जी पूछें तो ये मत बताइएगा कि दाल ही खाइए, सारे व्यंजनों का नाम लीजिएगा, आप खाते हैं नहीं खाते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो ये बड़े रोचक प्रसंग हैं। मुझे लगता है अंत में जाते जाते शायद उनको लगा हो कि ये जो पृष्ठ काफ़ी हो गए हैं, पुस्तक बड़ी हो गई है, और लेकिन उनका जिक्र करना जरूरी है, तो वहाँ जिक्र मात्र किया है, वहाँ प्रसंग कम हो गए हैं, कथा कम है, लेकिन जैसा आपने कहा उन्होंने क्रमबद्ध ढंग से उस समय के जो भी व्यक्ति हैं और जो भी स्थितियां हैं उसका वर्णन भर कर दिया है, जैसा हम रिपोर्टाज में करते हैं या डायरी में करते हैं। धन्यवाद। इस किताब के जो सोमेश्वर जी कह रहे हैं कि आखिरी के हिस्से में लेखिका थोड़ा सा जल्दबाजी में दिखती हैं, और ये केवल उषा जी के साथ ही नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, ये पढ़ने वालों पर भी होता है। शुरुआती पेज पढ़ने की जो गति होती है और अंत के पेज पढ़ने की जो गति होती है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आखिरी के पेज इतनी तेज़ी से पढ़े जाते हैं कि आपको खुद आश्चर्य होता है कि आपने आज इतने सारे पेज कैसे पढ़ लिए। शायद लगभग इसी स्थिति से लेखक भी गुजरता है कि शुरुआत में जो लेखन बहुत धीमी गति से और संदर्भों की व्यापक प्रस्तुति के साथ होता है, आखिर में वो बस आप तथ्य देते जाते हैं और तेज़ी से उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे कोई एक दबाव आपके मन पे है, या एक लगातार जो एक रचनात्मक, जिसे हम कई बार सामान्य तरह से हम कहते हैं कि लगभग ये उसी तरह की स्थिति होती है जैसे जब कोई स्त्री एक बच्चे को जीवन दे रही होती है, तो लगभग प्रसव पीड़ा की स्थिति से कोई लेखक गुजरता है, तो आखिरी के पलों में लगता है कि इससे जितना जल्दी छूटे ये उससे उबर जाएं और जो अपने पुरानी शेप में या पुराने उसमें हम आ जाएं। तो आखिरी की स्थिति में वैसा मुझे लगता है। इसमें कोई ऐसा कोई किस्सा है, ऐसी कोई बात जो आपके दिल को छू गई हो, जिसमें आपको लगता है कि ये तो क्या, जैसे सुबह महामहिम ने कहा कि वाओ फील देता हो, जिसमें VOW फैक्टर आपको मुझे उनके कुछ दिखाई देता हो। तर्क वितर्क बड़े अच्छे लगे, जो कि मैं कुछ आपको बताना भी चाहूँगी। तो वो कहती हैं कि कुछ बात किसी को समझाना चाहती थी लेकिन समझा पाई नहीं, तो कहती हैं जो सुने ना उससे तर्क भी क्या करना, जो करो सो करो, मुझसे मत पूछो। एक कुछ वो है जो आगे बढ़ गया उसे रुकने का क्या डर। एक जब ये जहाज से उड़ने जाती हैं तो कहते हैं जब जहाज से उड़ रहे थे पानी के ऊपर जा रहे थे, अब ज़मीन है या नहीं है हमें क्या ही मतलब, हम तो बिल्कुल अंत पे उतरने वाले थे। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उनके पिताजी ने कहा था कि जब तक मेरी बेटी ग्रेजुएशन नहीं करेगी या वो नहीं करेगी तब तक द्विरागमन नहीं होगा, कि आप रिश्ता पक्का कर लीजिए या वो कर लीजिए, पर जब तक मेरी बेटी वहाँ नहीं जाएगी। और उस एक संकल्प के कारण, गांधीवादी संकल्प था, वैचारिक संकल्प था, उनका जीवन अलग चला, लेकिन उन्होंने ये मेक श्योर किया है, इस चीज़ को सुनिश्चित करा कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएं और उनकी शिक्षा पूरी करें। और एक से आगे एक चीज़ें बढ़ती चली गई। आज के टाइम में जब हम देखते हैं तो हमारे लिए एक छोटी सी समस्या ही बहुत बड़ी हो जाती है। पर जब मैं उषा किरण खान जी की पूरी यात्रा मैंने जब पढ़ी तो सही लिखा उन्होंने कि मैं ये आने वाली पीढ़ी को समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को अपने मन में खुद ही बहुत ऐसे फील हुआ कि
उनका जो जीवन काल है शुरू से लेके अंत तक क्या कुछ नहीं देखा, और शायद रुकना सही चीज़ नहीं है, आगे बढ़ते जाना सही चीज़ है। वो रुकी नहीं, वे थमी नहीं, वे आगे बढ़ते गई। बहुत सारी चीज़ें, एक बार उनके पीएचडी का जो टॉपिक था उसके लिए वो जाना चाहती थी कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ जाना चाहती हूँ, तो उनके काका ताऊ उन्होंने डांट के बोल दिया कि तुम तो कांट की किरण और सांप से लड़ने वाली बच्ची हो, तुम कहाँ जाओगे, तुम रहने दो। तो काफ़ी बुरा लगा उन्हें। 6-8 महीने बाद उन्होंने अपना विषय ही चेंज कर दिया। पर जब विषय बदला तो अगली बार उन्होंने सुनिश्चित किया कि मैं इस अपनी पूरी पढ़ाई को अंत तक लेके जाऊं। तो मेरे लिए जो उनका एक दृढ़ निश्चय है, या जो आगे बढ़ने की कला बोल लीजिए, या एक अंदर की उनकी वो थी कि आप आगे बढ़ते जाएं, आप रुके नहीं, 1 कदम आगे, 2 कदम आगे, 3 कदम आगे। और दूसरी चीज़, आज के टाइम में हम बहुत सारी बार ना खुद एक चीज़ पकड़ के बैठ जाते हैं, बहुत दिनों तक परेशान रहते हैं। जब मैं उनकी यात्रा की तरफ देखती हूँ, उनके जीवन की तरफ देखती हूँ, तो मुझे अपने कष्ट बड़े ही छोटे लगते हैं और मुझे आगे बढ़ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके साथ मैं आपको मैं अनुमति चाहूँगा कुछ जोड़ने की। जैसा डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी ने कहा, आप सब भी, हम सब भी जब कुछ लिखने बैठते हैं तो मन में द्वंद्व होता है कि शुरू कैसे करें। शुरू का द्वंद्व एक होता है और समापन की जल्दी होती है। दोनों, जब आप पहला पन्ना खोलते हैं, जो हमने कहा कि हमें पीढ़ी नहीं समझ आती, किसके पिताजी कौन, किसके चाचा जी कौन, वो लेखिका के शुरुआती दौर को दिखाता है जब वो इस पुस्तक को शुरू कर रही हैं और क्रमबद्ध करना शुरू करती हैं। निश्चित रूप से हम भी जब अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक जगह पे लाते हैं और फिर एक फ्रेम बन जाता है तो वो प्रवाह से चलता है। यहाँ पे जब वो प्रवाह से चलने लगता है तो एक और, जैसा श्रीष्मा जी ने कहा, जो पिता का प्रोत्साहन है वो इसमें बड़ा दृढ़, बड़ा अच्छी भूमिका के साथ दिखाया गया है। जब ये कीड़े से डरती हैं, भाई को बुलाती हैं, तो वो आके बोलते हैं कि तू इतनी डरपोक है, मैं तो तेरे को बहादुर समझता था, तू तो कीड़े से डर गई, मुझे तो लगता था कि तू सांप से भी नहीं डरेगी। ये पिता का प्रोत्साहन है। उसके बाद पिता उसके साथ खड़े रहते हैं। पिता का रात में जब वो कश्ती से गांव जाते हैं, नदी पार करते हैं, खगोल विज्ञान का उनको ज्ञान देना, पिता और पुत्री के रिश्ते को दिखाता है। जहाँ थोड़ी सी माता की तरफ से कड़वाहट से वो परेशान होती हैं, इसलिए क्योंकि उनका भाई उनके पास आने के बाद बीमार होने के कारण मर जाता है, उमेश। तो वो जो इल्ज़ाम उनकी पीठ पे लगता है उससे वो व्यथित जरूर रहती हैं, लेकिन पिता का जो उनको समर्थन मिलता है, जो बाद में श्री रामचंद्र खान जी से भी उनको प्राप्त होता है, उसको उन्होंने बखूबी चित्रित किया है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस उनके इस समग्र वक्तव्य में पुरुष खलनायक नहीं है। वो एक जगह वो कहती हैं कि एक संदर्भ में कहती हैं कि पूरे संसार में या पूरी सृष्टि में 2 ही जातियां हैं, एक स्त्री जाति है और एक पुरुष जाति है। लेकिन यहाँ पर स्त्री के बरक्स जो पुरुष जाति है वो खलनायक की तरह नहीं आया है, वो किसी प्रतिगामी ताकत की तरह नहीं आया है, वो भी उस तरह से सहचर है। और ख़ास तौर से जो हमारी नई पीढ़ियाँ बैठी हैं, लड़कियाँ ख़ास तौर से, अगर आप अपने घर में अपनी दादी, अपनी नानी, क्योंकि उनकी उम्र 80 साल होने जा रही है, तो आप में से कई की दादी नानी 60 साल से ऊपर की होंगी, या हो सकता है कुछ की और भी बड़ी उम्र की होंगी। अगर उनकी यात्रा को आपको देखना और समझना हो तो इससे बेहतरीन किताब नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक साथ 3 पीढ़ियों की यात्रा को देखते हैं, यानी किन स्थितियों से निकल के वो स्त्री आ रही है। और एक पुरुष है जो अपने पुत्र से कहता है कि देखो बाकी सब तो चल जाएगा, लेकिन बहू को बिना घूंघट के, बिना पल्लू के इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। तुमने अपना जन्म गंवाया, तुम दलितों के यहाँ खा पी रहे हो, तुम अछूतों के यहाँ आ जा रहे हो, मुझे उससे उतनी दिक्कत नहीं हो। तुमने जनेऊ भी उतार दिया है, तुमने चोटी भी कटवा ली है, वो सब मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बहू ना घर के दरवाजे से बाहर निकल जाए। आज हाँ नहीं लगा तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं उस यात्रा के संदर्भ में कह रहा हूँ कि उषा किरण खान जी जिस यात्रा के साक्षी हैं, उस यात्रा को आप अनुभूत कर सकते हैं इस किताब के माध्यम से, कि ये जो आज़ादी आज की तारीख में आपको हासिल है, जो ये आज़ादी आज आपको प्राप्त है,
इस आज़ादी का परिप्रेक्ष्य क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, और वो कौन सी महिलाएं या कौन से लोग थे, कौन से पुरुष थे जिन्होंने स्त्री की इस यात्रा में एक सहायक व्यक्तित्व की तरह या सहायक व्यक्ति की तरह साथ निभाया है। और जो विरोध भी कर रहे थे उनका विरोध भी जनरलाइज करके नहीं कह सकते कि सारे ही पुरुष ऐसे थे। इसमें आप उन पुरुषों को भी पाएंगे जो पुरुष प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें एक झटके में नहीं टूट सकती। आप कल्पना थोड़ी कर सकते हैं कि अब हम अगर टाइम ट्रेवल कर पाएँ और बैक में हम जा सकें और अब से हम 70 साल पहले चले जाएं, जब 9-10 साल की हैं उषा किरण जी, और तब हम पाएँ कि आप जैसी सारी लड़कियां या सरिश्मा डांगी जैसी प्रबुद्ध महिला इस रूप में इस तरह से यहाँ मंच पे बैठी हो, ये संभव ही नहीं है। तो अगर उस यात्रा को आप महसूस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक बेहतरीन किताब है। आखिरी कमेंट के लिए मतलब, लेकिन हम चूंकि बहुत सीनियर लोग सामने बैठे हैं, नहीं चौंध ये अभी है। हाँ, डॉक्टर सुशील ने बड़ा अच्छा कहा, और मनीष झा जी भी यहाँ बैठे हैं। मनीष झा जी से भी कुछ सुनेंगे पक्का। और आप लोग जाइएगा मत, आपके लिए कुछ और भी अंश हैं जो आपसे संबंधित हैं, जो हम इस वीडियो के बाद आपसे साझा करना चाहेंगे, क्योंकि इस पुस्तक में आपके लिए बहुत कुछ है। ये पुस्तक सामान्यतः कहा जाता है कि पहली पंक्ति के लोगों को आपने देख लिया, हम तीनों को आपने देख लिया, हालांकि शरिश्मा जी तो आप में से ही हैं, ठीक है, हम दोनों को आपने देख लिया मैं कहूँगा। तो लगता है ये जो साहित्यिक चर्चा है ये शायद बड़ों का ही विषय है, हमें क्या मिलने वाला है। तो बच्चे या युवा पीढ़ी जो है थोड़ी सी, कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ये विषय हमारे लिए बोरियत भरा ना हो। आप थोड़ी वीडियो देखिए, आपको इसके कुछ और रोचक प्रसंग आपको बताएंगे। सचिन जी इस वीडियो पे इससे पहले इस पुस्तक पे चर्चा कर चुके हैं, और मैं सचिन जी का आभारी हूँ। जब मेरी तरफ ये बात आई थी तो मैंने सचिन जी से इसका एक खाका पूछा था कि ये पुस्तक कैसी है, क्या है, आपने किया। तो सचिन जी बहुत बहुत आभार। चलिए वीडियो देखते हैं। धन्यवाद सोमेश्वर सर। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हर साल हमारी पुस्तक नॉमिनेट होती हैं वाव बुक अवार्ड्स के लिए। उसमें से जो टॉप 10 बुक्स होती है 8 कैटेगरीज में, उनकी लॉन्ग लिस्ट बनती है। फिर उनमें से टॉप 5 शॉर्ट लिस्ट होती है। जितनी भी शॉर्ट लिस्टेड बुक्स होती हैं उनके अलग अलग जगहों पर भारत के अलग अलग शहरों में वर्टिकल्स आयोजित होते हैं। हिंदी वर्टिकल इस मरतबा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के साथ हरिद्वार में आयोजित किया गया था। उस समय भी क्योंकि उषा किरण खान मैम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए हमने वर्चुअल माध्यम से उनके साथ कनेक्ट किया था। अमूमन हमारे साथ ऑथर मौजूद रहते हैं, जैसे नीलेश रघुवंशी मैम और अमृता बेरा मैम, वो दोनों अवार्डी लेखिकाएँ हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। यहाँ पर हमारे बीच वो मौजूद रहते हैं, लेकिन उषा किरण खान मैम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उनके साथ जो बातचीत थी उसका एक छोटा सा 5-7 मिनट का अंश हम आपके साथ प्ले करेंगे। उसके बाद हमारे पास 5 मिनट और होंगे चर्चा के लिए, और आप लोगों के जो भी सवाल होंगे वो भी आप तैयार करके रखिएगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया कर आप वीडियो प्ले कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। उषा किरण खान की लिखी हुई पुस्तक दिनांक के बिना वाव बुक अवार्ड्स 2023 की शॉर्टलिस्ट में शामिल है। पद्मश्री उषा किरण खान का जन्म उत्तर बिहार के दरभंगा जिले के लहरिया सराय में हुआ। उनके माता पिता खानदानी स्वतंत्रता सेनानी थे। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व में उषा जी ने MA और PhD पटना विश्वविद्यालय से किया एवं मगध विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज से विभागाध्यक्ष पद से 2005 में सेवानिवृत्त हुई। उषा किरण ऐसी कलाकार हैं जिनके लेखन में समाज, स्त्री और भूमंडलीकरण बार-बार अंकित होते हैं। उनकी लेखनी जीवन के लघु अंशों का कोलाज और मानसिक विश्लेषण है। दिनांक के बिना एक ऐसा दस्तावेज है जो समय के पार आते जीवन के अध्यायों को स्पष्टता से पाठकों के समक्ष रखता है। अनुभवों की दृष्टि से पकी और अपने आसपास के जीवन की विडंबनाओं को दर्शाती हुई यह कृति साधारण जीवन को असाधारण परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करती है। उषा किरण खान को इस सुंदर कृति की रचना के लिए वैली ऑफ वर्ड्स की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सन 1962 से 65 तक का समय देश के लिए शर्मनाक था, परंतु एकजुटता के लिए सदा याद किए जाने योग्य भी रहा। इस बारे में आप कुछ बताएं अपना। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वही अपना कहें कि सरकार का इंटेंशन अच्छा हो सकता है, लेकिन उनकी सूझ पूरी खींचती थी। ये तो आपके सामने है, और ये भी मैंने जिक्र किया है कि अभी भी बहुत सारे लोग दर्ज करते हैं कि ये लोगों को सिर्फ चाहिए रिलीफ नहीं चाहिए, लेकिन अपना वक्त चाहिए ना। जैसे मान लीजिए गाँव है, तो हमारे गाँव में जो मेहनत कश हैं, अगर उस इलाके में भी जो उसी इलाके में इनके पास
लेकिन सरकार ने उसको पानी से कर दिया उस जगह के अनुसार मान लीजिए उसका एक गड्ढा उस गरीब लोग अपने पास छोटा है बहुत कमी है उनके पास कितना बड़ा है 3-4 कट्ठा 5 कट्ठा उसी जगह में तो 3-4 कट्ठा 5 कट्ठा आपको करने के लिए जगह मिलती है और क्योंकि हमारे पास फूस का घर है तो फूस की कीमत 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक लगाइए आप सोचिए उस समय भी 100 रुपए की कीमत हमने आपके हिसाब से बोलिए तो 10,000 का लगेगा 10,000 रुपए में क्या कोई खड़ी हो सकती है एक बात दूसरी बात कि झोपड़ी को दे दिया उसी ने पैसा तो मतलब आपको उसको कहते हैं कि अच्छी रुपया पैसा थोड़ा दे दिया तो दे दिया लेकिन उसी कौन सा काम खेती करेगा क्या करेगा उसके लिए सरकार ने क्या फैक्ट्री की क्या सरकार ने कोई व्यवसाय को योगदान दिया नहीं आपको अपने हाथ करने के लिए छोड़ दिया तो आप सारा क्या मजबूर होते हैं तो पलायन की इतनी बड़ी दास्तान तरह की बातें करते हैं कोशिश से उनका पूरा लोग चिपका इंसान पलायन कर गया और बाहर जाके मिल में और उसके बाद का समय है तो वही समय कि हम वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलायन करते हैं बाहर से काम करके लाते हैं और कभी अपनी नहीं होता लेकिन वही स्थिति है तो सरकार ने जोर शोर से काम नहीं किया लेकिन उसके अंदर के लोगों को करना क्या करते हैं उसके उसे वे वोट कर दिया और उस इलाके में क्या कहा जाता है पता है नो मैंस लैंड मतलब वो आदमी हमारा पैसा नहीं होते अरे भाई वोट क्या तुम दे देता है आदमी देता है तो ये सारी बातें मैं कहना चाहती थी और मैंने कहा कि ये सब स्थिति बहुत खराब है और लोग एक दूसरे की मदद खड़े होते थे और अभी भी वो इलाका अभी भी बिहार के बदनाम इलाकों में से और पूरी दूसरे को मदद की करते हैं एक साथ जी मैम आपने आत्मीय रिश्तों की बात करी तो आखिरी सवाल क्योंकि साहित्यकारों के साथ आपका बड़े बड़े साहित्यकारों का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ उसमें से आपके काका बाबा नागार्जुन के साथ बड़े आत्मीय संबंध थे बाबा नागार्जुन जी कुछ यादें और राजेंद्र यादव जी के साथ था आपका तो आप किन बाबा नागार्जुन ने आपको जब पहली दफा आपने गद्य लिखने का सोचा था तो बाबा नागार्जुन ने कहा कि एक बार ये को फिर से पढ़ लीजिएगा तो आगे इसे आपने क्या सीखा बाबा नागार्जुन के साथ अपने संबंधों पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए मैम और फिर उसके बाद हम ये चर्चा सत्र को समाप्त करेंगे बाबा नागार्जुन मेरे पिता की तरह से ऐसा मैंने लिखा भी है कि मेरे पिता का बहुत छोटी उम्र में मैं बहुत छोटी खेलों का खुद ही बहुत प्रोग्राम था ऐसे समय में दुर्घटना से मृत्यु हुई तो उसको प्यार करने वाले तो लोग शाम में रहते थे और सेवा भावी व्यक्ति क्या था वो आपकी पढ़ाई होगा उसमें तो जी जी बाबा नागार्जुन के पिता जेल में ही हुए थे और ऐसे ही मेरे भाई तो बाबा जो थे सबको पता है कि साम्यवादी विचारधारा को विकसित कर रहे हैं लेकिन साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति गांधीवादी विचार के मन में योगदान से था जैसे उन्होंने गांधी पर तो शपथ नाम से लिखी थी जो गांधी पूरी करने के बाद और दूसरी मोचन नाम का एक उपन्यास है वो गांधीवादी व्यक्ति की कहानी तो इस तरह से बाबा का वो सब मेरे पिता को प्रभाव था तो एक तरह से मेरी माँ ने खेती बाड़ी करके और अच्छी तरह जीवन उनका रहा जैसा था वैसा है लेकिन एक तरह का नैतिक समर्थन उनके मित्रों ने दिया उस तरह से एक बार और क्योंकि बाबा यहाँ पे पटना में थे बाबा नागार्जुन के उन्होंने सब कुछ किया लेकिन उन्होंने मुझे रचनात्मक ही बनाया उन्होंने विचारधारा में किस विचारधारा ये कभी नहीं उन्होंने मेरे घर किया कभी नहीं साम्यवादी विचारधारा के तो सब जानता है लेकिन उन्होंने मुझे नहीं कभी कहा कि वो मेरी विचारधारा में आओ मुझे देखो कभी सम्मेलन में जरूर जाती लेकिन विचारधारा को परिवर्तन करने कभी नहीं कहा इसलिए
इसके भावनाकार को जोड़ें, ऐसा व्यक्ति मैं तो खुद सोचती हूँ ना मुश्किल है कि क्रिएटिविटी में आगे मैं बढ़ूँ ये चाहते थे, मेरे घर पे आई थी और बहुत दिनों के बाद एक बार उन्होंने कहा कि बच्चे हो गए तुम लिखो पढ़ो, तो मैंने कहा कि मैं गद्दी ही लिखूँ। उन्होंने कहा वाह गद्दी लिखोगी तो गद्दी लिखने वाले तो बहुत कम होते हैं, लिखो। और बताया 30 साल आज़ादी का हो गया था, सबने तुम्हारे परिवार को स्वतंत्रता सेनानी का परिवार का पूरे अगर नहीं हुए जी तो ये नकारात्मक इस तरह से हम हमेशा गाइड करते थे। और कुछ नहीं तो बस खाली वो आपको एक प्रश्न की तरह दे और आप उसका हल दो। इतना बड़ा व्यक्तित्व तो किसी का नहीं हो सकता है जैसा बाबा का बिल्कुल मेरे को पिता जी। और धन्यवाद मैम, आपने हमारे साथ जुड़े और ऐसे ही साम्यवादी विचारों के बाबा नागार्जुन और माता पिता और बाकी के आसपास के लोग जो गांधीवादी विचारधारा के थे, ऐसे अलग अलग विचारधाराओं के साथ बड़े बड़े साहित्यकारों के सानिध्य में आपने जितना वक्त गुजारा उसको इसमें लिखा है। साथ ही राजनीतिक जो दौर था, राजनीतिक हलचल थी, उसका आपने लिखा है। उसके साथ ही जो समाज के विमर्श हैं उन्हें आपने लिखा है। मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। दिनांक के बिना बहुत खूबसूरत जीवनी है। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप अभी सुन रहे थे पद्मश्री उषा किरण खान जी के साथ वार्तालाप। हो सकता है ऑडियो की क्वालिटी आपको बहुत पसंद ना आई हो, लेकिन बातों का वजन और बातों की क्वालिटी निश्चित तौर पर बहुत अच्छी थी। मैं अब गुजारिश करूंगा कि एक कमेंट हमारे पोडियम की तरफ से आए और उसके बाद हम 2 क्वेश्चंस ऑडियंस की तरफ से लेंगे। ओवर टू यू सर। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि यह किताब आपको जीवन की गहन यात्रा पर आमंत्रित करती है। यह पुस्तक इतिहास के कैनवस पर खुलती हुई हमारी स्वतंत्रता सेनानियों के समय की बात करती है। यह किताब उनके जीवन की बहुत सारी जलवंत तस्वीरों को चित्रित करती है और एक साहित्यिक मोज़ेक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के रूप में आगे आती है। यह स्वतंत्रता युग के दौरान राष्ट्र की जागृति का प्रतिबिंब है और उषा किरण खान जी ने बहुत ही कुशलतापूर्वक व्यक्तिगत उपाख्यानों के ऐतिहासिक घटनाओं के व्यापक कैनवस के साथ हमें जोड़ा है। कहने का अभिप्राय यह है कि इनकी इस योगदान से, जैसे इन्होंने भी बोला कि पुरुष को इन्होंने खलनायक के रूप में नहीं दिखाया है, जो कि अपने आप में बहुत एक बड़ी बात कह देता है। उस समय में, उस मौके पे, उन परिस्थितियों के बीच में होकर भी जो उन्होंने हमें एक बहुत ही विजनरी रूप से एक जो चित्रकारी पेंट करके दी है, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रेरित भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए एक नया देखने का तरीका मुझे मिला कि जब उस वक्त में अगर वो ऐसा सब देख के और ऐसा सब हमारे लिए छोड़ सकते हैं, एक नई पीढ़ी के लिए छोड़ सकते हैं, तो हमारे कंधों के ऊपर तो बहुत ही भारी भाव है कि हमें आगे क्या छोड़ के जाना है अपनी अगली पीढ़ी के लिए और खुद के जीवन को बहुत ही सशक्त रूप से कैसे जीना है। सो इसी के साथ मैं आपको अभी हम प्रश्न ले लेते हैं और उससे पहले मैं मनीष जी बैठे हैं, मनीष जी से कहूँगा कुछ अवश्य कहें, ठीक है। आप लोगों के जो प्रश्न हैं 2-4 प्रश्न हम ले लेते हैं संक्षेप में। शिव मोहन जी भी आ गए हैं, नमस्कार सर। सकलानी जी भी आ गए हैं और जो बाकी जो प्रबुद्धजन अभी जुड़े हैं, हाँ जिज्ञासु जी हैं, नमस्कार, ठीक है। आपका हार्दिक स्वागत, आभार जी। मनीष जी प्लीज़। शुक्रिया पांडे जी। मैं बच्चों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, कनेक्ट करना चाहूँगा। मैं इससे पहले एक छोटी सी इंट्रो देता हूँ, वो ये पद्मश्री उषा किरण खान जी के बारे में मनीष जी हमसे भी बेहतर आपको बता सकते हैं। क्यों? उन्हें सुनिए। आज देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए हैं। हम सब लोग अमृतकाल कह रहे हैं और सोचिए ये कहानी उस जगह में लिखी गई है जो आज भी देहरादून से जाने में 40 घंटे लगते हैं। जिस जगह को, वो जगह यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रेन भी नहीं है देहरादून से। फिर भी उस जगह पे उषा किरण खान जी एक ऐसी कहानी लिख रही हैं जो काफ़ी कंटेम्प्ररी कहानी है, जो महिलाओं की आज़ादी, महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के योगदान के बारे में बात करती है। आज़ादी के आंदोलन की चर्चा है इसके अंदर। जब उषा किरण खान जी ये बातें लिख रही होती हैं तो शायद जहाँ तक मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो उनकी अपनी कहानी नहीं है गांधी जी के साथ।
क्योंकि जब देश आज़ाद हो रहा था तो उषा किरण जी 5 या 6 साल की ही थी, तो अपनी मासी या अपनी बुआ की कहानी लिख रही थी। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर, उषा किरण खान नाम है इनका। तो खान से आप लोग कई बार ये भी होता है कि वो खान मुस्लिम खान वाले हैं, नहीं, वो मिथिला की एक एलीट फैमिली से आती थी जो काफ़ी ट्रेडिशनल थे, ब्राह्मण्स थे वो लोग। और जैसा कि पांडे जी ने कहा भी कि उनके पति रामचंद्र खान जी ने अपनी जनेऊ तोड़ दी थी। तो एक ऐसे ट्रेडिशनल फैमिली से आना, एक ऐसे एलीट सोसाइटी में जन्म लेना और फिर भी आम लोगों की बात करना, आम लोगों के जीवन के बारे में लिखना और उसको अपनी जर्नी में शामिल करना, तो सोचिए वो कितनी कमाल की महिला रही होंगी, अभी भी हैं। और मुझे ये बताने में बहुत गर्व भी महसूस होता है कि मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, उनकी गोद में खेला हूँ। और जिस तरह की चर्चाएं आज भी वो फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर कर रही हैं, आप लोग उनको ज़रूर फॉलो करें, उनको ज़रूर जानें। और कभी भी आपको लगता है कि कोई प्रश्न उनसे पूछे जाने की ज़रूरत है तो आप उनको इनबॉक्स करेंगी तो वो ज़रूर जवाब देंगी आपको। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। उषा किरण मैम रिश्ते में काकी लगती हैं। मनीष झा जी की बहुत धन्यवाद। अभी हम महसूस कर रहे थे तो जाजी ने वो एक हद तक पूरी की है। जी बिल्कुल। धन्यवाद मनीष। आपने अभी उषा किरण खान मैम के नाम का जिक्र किया। ये पूरी कहानी हम उनसे इसी वीडियो के जिसका आपने अभी अंश देखा उसमें हमने कवर की है। अगर आप लोग उसको विस्तार से देखना चाहते हैं तो वैली ऑफ वर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर जाएं, उषा किरण खान मैम का आप वो संवाद देख सकते हैं। अब मैं चेयर से गुजारिश करूंगा कि कृपया कर आप क्लोजिंग कमेंट्स अगर जी कुछ बिल्कुल। मैंने कहा था मैं आखिर में बच्चों को ज़रूर कुछ बताऊंगा। बच्चों, आप सब कॉलेज में हैं, विद्यालय में हैं। कॉलेज विद्यालय में एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ का अपना महत्व होता है। जब आप विद्यालय महाविद्यालय पहुंचते हैं, यूथ फेस्टिवल का अपना चार्म होता है। पृष्ठ संख्या 37 पे आपको उसके बारे में चर्चा मिलेगी। कॉलेज में उस समय भी यूथ फेस्टिवल का क्या उसका प्रभाव था, क्या क्रेज़ था, वो आपको मिलेगा। आप देखिएगा। और उसमें हर कोई चाहता है मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनूं, मैं उपाध्यक्ष बनूं, मैं अध्यक्ष बनूं। आज भी विद्यालयों में महाविद्यालयों में चर्चाएं होती हैं। उस समय भी ये था। मैडम उषा किरण खान जी ने बड़ी बखूबी से इसका चित्रण किया है और कुछ शरारतों का चित्रण भी किया है। वो बताती हैं कि उनके हॉस्टल के पीछे घाट था, तटबंध पे वो जाती थी, बरगद का पेड़ था, उस पे वो खेलती थीं, मस्ती करते थे। जो साथ की जो सखियां थीं उनमें कुछ गायक थीं, वो उनके गाने सुनती थीं। और एक शरारत अक्सर जो होती है, अपनी चिट्ठी दूसरे से लिखवाना और तीसरे को पहुंचाना, उसका भी जिक्र है। आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा। पुस्तक का हर अंश आपको अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस होगा। जो उस समय के भारत को, उस समय के दरभंगा को, उस समय के उस लहेरिया सराय का जो छोटा सा गांव है उसको दिखाता है। और उसके साथ ही बड़े कैनवस पे, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने एक ऐसा गुलदस्ता प्रस्तुत किया है इस पुस्तक में जिसमें राजनीतिक भी है, संस्कृति भी है, साहित्य भी है, पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है, युवा भी है, हर वर्ग जुड़ा हुआ है। लेकिन इतने करीब से जुड़ा हुआ है कि अलग प्रतीत ही नहीं होते। अब समापन के लिए जो संबोधन के लिए अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सुशील जी। जी, अब हम आज के इस सत्र के अध्यक्ष महोदय से 2 मिनट में सूक्ष्म टिप्पणी के साथ इस सत्र को समाप्त करेंगे। आदरणीय सुशील उपाध्याय जी। धन्यवाद। मैं इस किताब के बारे में 2 बातों को याद रखने की आवश्यकता है। एक, लेखिका अपने लोक मूल्यों को नहीं छोड़ती। जहाँ वो पैदा हुई, जिस मिट्टी में पली बढ़ी, वो अब भी उनके साथ उसी रूप में है। एक बात। दूसरी बात, लेखिका कहीं पर भी प्रतिगामी नहीं है, प्रतिरोधी लेकिन है। लोक मूल्यों को समेटते हुए प्रतिरोध का स्वर लगातार मौजूद है, लेकिन कहीं पर भी प्रतिगामिता नहीं है। नपुंसक विरोध नहीं है। सार्थक, जिसमें कहते हैं कि हम समालोचना तो है चीज़ों की, परिस्थितियों की, लेकिन विरोध नहीं है। और अगर मैं सोमेश्वर जी से सहमत नहीं हो पाता, इनमें से कोई बच्चा नहीं है, सारे 18 साल से बड़े हैं
उम्र का अंतर हो सकता है। तो ये जो नई पीढ़ी है इसकी जिम्मेदारी है कि अपने 100 बरस के इतिहास को आप अपनी लोक परंपराओं के साथ अगर देखना समझना चाहते हैं तो ये एक अच्छी किताब हो सकती है। क्योंकि 80 बरस की उषा किरण खान जी और उनके पिता के समय को भी जोड़ लीजिए, जिसका वो उल्लेख बहुत ही अनूठे संदर्भों के साथ करती हैं, तो 100 बरस का एक मोटा मोटा दस्तावेज ये हैं। दिनांक के बिना जब नाम का चयन किया तो संभवतः मैम भूल गई होंगी कि बीच में उन्होंने कुछ जगह दिनांकों का उल्लेख भी किया है। जी जी। बांग्लादेश युद्ध के समय की परिस्थितियों को दिनांक के बिना नहीं कह पाती, तो दिनांक का भी उल्लेख है। एक अच्छी और पढ़ने योग्य पठनीय किताब है। मेरे साथ इस सत्र में सरिश्मा डांगी जी ने और सोमेश्वर पांडे जी ने अच्छा साथ निभाया है। अध्यक्ष की गरिमा का संभवतः मैं निर्वहन वैसे नहीं कर पाया। डॉक्टर संजीव चोपड़ा साहब सामने बैठे, मैंने सर से मजाक में कहा कि आप समारोह में दरी बिछाने वाले को कहेंगे कि आप ऊपर मंच में बैठ के अध्यक्षता कीजिए तो कई बार गड़बड़ हो जाएगी। सर ने कहा नहीं, ये काम भी करके देखिए। इसलिए मुझे अलग से 2 मिनट देने की आवश्यकता नहीं थी, 2-2 मिनट देने की आवश्यकता तो इनको थी जो पीड़ित थे शुरू से कि क्या अध्यक्ष को सवाल करने चाहिए, और अध्यक्ष सारा टाइम लिए जा रहा था। इस सार्थक चर्चा के लिए मैं अपने इस पैनल के दोनों सम्मानित साथियों को और अपने गुरुजी को और सामने जितने वरिष्ठ लोग हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और सारी नई पीढ़ी को कहता हूँ कि अब दिमाग में से निकाल दीजिए कि आप बच्चे हैं, आप 18 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, नागरिक हो गए हैं, पासपोर्ट हो गया, देश दुनिया में कहीं भी उड़ सकते हैं। तो पढ़िए और अपनी राय तय कीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत सचिन जी और सर का धन्यवाद। आज का ये बहुत धन्यवाद। आपने उनकी विनम्रता देखी होगी, लेकिन इस 1 घंटे के सत्र में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हो गए होंगे कि वो बेहतरीन वक्ता हैं, बहुत गहन अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे साथ इस सत्र में जुड़े। बहुत सार्थक चर्चा हुई और मुझे ऐसी आशा है कि आप सभी लोग मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट प्लीज़ यहाँ पर बैठे रहिएगा। मैं हमारे साथ हमारे वैली ऑफ वर्ड्स परिवार के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर अंजन रे सर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया करके वैली ऑफ वर्ड्स की ओर से टोकन ऑफ लव हमारे तीनों पैनलिस्ट को भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। आदरणीय डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी। एक बहुभाषी विद्वान जो मूलतः साइंस के व्यक्ति हैं, वो गाँव के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सच में हम सब लोगों का हौसला बढ़ाने वाली बात है। और जहाँ तक मुझे याद है शब्दावली पर शुरुआती जो शब्दावली जी जो वैली ऑफ वर्ड्स का हिंदी के लिए जो कई साल तक हिंदी वाला सेक्शन बिना नाम के बिना शीर्षक के चलता रहा, वही साहब थे जिन्होंने उसको एक नाम और शीर्षक दिया। जी, आप सभी लोग जानते हैं कि वैली ऑफ वर्ड्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को बराबर तवज्जो देता है, तो उसका जो वैली ऑफ वर्ड्स के साथ हिंदी वाला नाम शब्दावली था वो डॉक्टर अंजन रे जी ने दिया था। आप हैं डॉक्टर सरिश्मा डांगी जी, बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा कि आप दूसरे चर्चाकार और CSIR IIP परिवार के ही अपने साथी डॉक्टर सोमेश्वर पांडे जी को वैली ऑफ वर्ड्स परिवार की ओर से सप्रेम भेंट देकर सम्मानित करें। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे वैज्ञानिक और ऐसे साहित्यकार मेरे पूर्व बॉस रहे हैं जिन्होंने इस ओर मुझे प्रेरित किया। सर बहुत बहुत आभार। और पांडे जी और संजीव चोपड़ा साहब गोहांडी हैं, मतलब गांव आसपास है। सब मिलजुल के चल रहा है पूरा इंजीनियरिंग सर सब दिनांक के बिना है इनर इंजीनियरिंग। बहुत धन्यवाद आप सभी लोग हमारे साथ इस सत्र में जुड़े। Can you please be all together for a picture, please? हाँ, आपसे गुजारिश है कि कृपया कर आप एक फोटो के लिए आ जाएं। आदरणीय हमारे बोर्ड मेंबर, आप लोग अगर हमारे साथ हमारे बोर्ड मेंबर आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र डोभाल सर भी हैं और हमारे वैली ऑफ वर्ड्स परिवार के पहले सदस्य डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी भी हमारे साथ हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि कृपया तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत करें।
बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम आशा करते हैं कि आप वैली ऑफ वर्ड्स की रिसेप्शन डेस्क पर अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, क्योंकि हर दिन होने वाले 2 लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कार के रूप में पुस्तकें प्राप्त होंगी। कृपया निःशुल्क जलपान का लुत्फ उठाएं, और अगर आप इस वाव फेस्टिवल को सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया किसी भी स्थान पर लगे हुए सपोर्ट वाव कोड को स्कैन करें। इसके साथ ही आप अगले सत्रों के लिए बने रहें या दूसरे सत्रों में आप अपनी भागीदारी करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत मोहब्बत आप सभी को, शुक्रिया।